बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 13 जो है वो बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट है और इसके अंदर हम फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपकी एक जर्नल टर्म होती है जिसे आप कहते हैं फोरियर एनालिसिस। अब जो आपके फोरियर एनालिसिस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक आपका होता है फोरियर सीरीज़, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। और दूसरा आपकी जो टाइप होती है फोरियर एनालिसिस की, उसे हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम फोरियर सीरीज़ को देखेंगे और फोरियर सीरीज़ जो होती है वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हम इसके ज़रिए जो आपके पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं। जबकि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपके मेनली नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। ऑल्दो कि कुछ पीरियोडिक सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और उन्हें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के एनालिसिस के लिए होता है। जबकि फोरियर सीरीज़ पीरियोडिक सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए होता है। और इस चैप्टर में चूंकि हम फोरियर सीरीज़ को देख रहे हैं इसलिए हम पीरियोडिक सिग्नल्स को एनालाइज करेंगे। और पीरियोडिक सिग्नल्स भी आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं और एक आपके डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये जो चीज़ें हैं जो फोरियर सीरीज से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो फोरियर थ्योरी है ये या ये जो फोरियर एनालिसिस है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फोरियर जो एनालिसिस है उसका मकसद ये होता है कि एक सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर सकें या उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल इस तरह दूंगा कि ये आपका एक सिग्नल है जो कि टाइम का फंक्शन है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो सिग्नल्स देखे हैं वो टाइम का फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज जो है वो जो कि आप एक सर्किट को दे रहे होते हैं वो टाइम का फंक्शन होती है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका एक सिग्नल है जो कि टाइम का फंक्शन है और ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और लेकिन इस सिग्नल को देख के आपको ये नहीं पता चलता कि इस सिग्नल के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। और ये चीज़ मालूम करने के लिए कि सिग्नल के लिए कौन इस सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, आप इसका फोरियर एनालिसिस करेंगे। और जब आप इसका फोरियर एनालिसिस करेंगे तो आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस सिग्नल के अंदर कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और या दूसरे लफ्ज़ों में इसका फोरियर एनालिसिस किया, तो ये सिग्नल टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। अब मैं देख सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी पहली फ्रीक्वेंसी है, मुझे पता चल जाएगा कि इसमें ये फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है, उसका ये एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 जो है उसका ये वाला एम्पलीट्यूड है। तो इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं इस सिग्नल के अंदर। और जब एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो जब आप उसका फोरियर एनालिसिस करते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन नेगेटिव साइड पे भी जाती है, यानी -1 पे भी आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक ही फ्रीक्वेंसी है जो कि 1 हर्ट्ज़ पे एग्जिस्ट करती है और उसका इमेज -1 पे आएगा। इसी तरह आपकी एक 2 हर्ट्ज़ पे एक सिग्नल है, 2 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल है और जब ये 1 हर्ट्ज़ और 2 हर्ट्ज़ का सिग्नल मिलता है तो आपका ये रिजल्टिंग सिग्नल बनता है जो कि ये वाला है। यानी 2 फ्रीक्वेंसीज़ आपने मिलाई और उसके बाद आपका ये वाला सिग्नल बना। तो ये हमें कैसे पता चल सकता है कि एक सिग्नल के अंदर कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उनका क्या मैग्नीट्यूड है? ये फोरियर एनालिसिस से पता चलता है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
जब हम ह्यूमन वॉइस की बात करते हैं और यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डोमेन है और या ओमेगा, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन को ओमेगा से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड है। तो जैसे एम्पलीट्यूड जो है वो इन फ्रीक्वेंसीज का ये है, आपकी जो वॉइस सिग्नल है, तो आपका वॉइस सिग्नल जाता है आमतौर पे 0 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक जाता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन किसकी वॉइस है। तो लेकिन जो टेलीफोनी के अंदर आप सिग्नल यूज़ करते हैं वो आपका होता है 0 टू 4 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल वॉइस होती है इसको आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, और जो आप फ़िल्टर बनाएँगे वो फ़िल्टर कैसे बनाएँगे? वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाएँगे। तो इसलिए जो आपका फोरियर एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको बता देता है कि आपकी वॉइस के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, और अगर आपने उसकी फ़िल्टरिंग करनी है उस वॉइस की ताकि आप उसे टेलीफ़ोनी में यूज़ कर सकें, और वो जो सिग्नल है जो कि टेलीफ़ोनी में यूज़ हो रहा है वो 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ का है, तो उस फ़िल्टरिंग के लिए जो फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिज़ाइन करेंगे। तो इसलिए फोरियर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देखने में हमें मदद देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्जांपल है कि आपका ये वाला सिग्नल है, इसमें एक लो फ्रीक्वेंसी है और एक हाई फ्रीक्वेंसी, और उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं। तो आप हाई फ्रीक्वेंसीज़ की को रिमूव करना चाहते हैं, और अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से इसमें आपको रिपल्स नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये सिग्नल में रिपल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब अगर आपने एक सिस्टम बनाया या एक फ़िल्टर बनाया जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ को रिमूव करता है या उन्हें स्मूथ आउट करता है, तो उसके लिए जो है आप वो जो फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डिज़ाइन करेंगे। और तो यानी इस सिग्नल को, उस फ़िल्टर को जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें आप फोरियर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप उस फ़िल्टर को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सकें और इस सिग्नल को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सकें। तो जब आप इस सिग्नल को उस फ़िल्टर से गुज़ारेंगे जो कि आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिज़ाइन की है, तो जो आपका रिज़ल्टिंग सिग्नल बनेगा इस तरह का बनेगा, क्योंकि इस फ़िल्टर ने जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि रिपल प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको रिमूव कर दी है। तो किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने के लिए कि उसमें कौन-सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन फ्रीक्वेंसीज़ के क्या मैग्नीट्यूड है, आप फोरियर थ्योरी को या फोरियर एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अब हम उसी सवाल को कंटिन्यू रखते हैं कि जो आपका फोरियर थ्योरी है या जो फोरियर एनालिसिस है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। एक और जो हमें बहुत ही अहम फ़ायदा होता है फोरियर एनालिसिस के ज़रिए या फोरियर थ्योरी के ज़रिए, वो ये होता है कि जो हमारे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल हो जाते हैं। और उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ये सिग्नल टाइम का फंक्शन है, यानी ये टाइम डोमेन में है। इसका जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ, एफ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, एक्स ऑफ टी का मैं क्या ले रहा हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसलिए एक्स ऑफ टी के इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेटें डाल दी हैं और साथ एफ ले लिख दी है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। तो जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो मेरे पास कैपिटल एक्स जो कि जे ओमेगा का फंक्शन है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जे ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। यानी जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो यानी एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ जी ओमेगा है, यानी एक्स जो है आप किसका फंक्शन बन गया, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन गया। इसी तरह लेकिन अगर एक्स ऑफ टी का मैं डेरिवेटिव लूँ, यानी और उसके डेरिवेटिव का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ, तो जो रिजल्टिंग मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स के डेरिवेटिव का आएगा, इट वुड बी जे ओमेगा इंटू एक्स जे ऑफ ओमेगा। यानी सिंपली जो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जे ऑफ ओमेगा के साथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी
यहाँ पे एक मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है डी एक्स ऑफ टी ओवर डी टी, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैंने लिया तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मेरे पास जे ओमेगा इंटू एक्स जे ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट हो गया। यानी जो आपका एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसको सिंपली मैंने जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, यानी डी स्क्वेयर एक्स ऑफ टी ओवर डी टी, इसका जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा इट वुड बी जे ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स जे ऑफ ओमेगा। यानी सिंपली क्या होगा कि एक्स जे ऑफ ओमेगा उसी तरह है, यानी जो एक्चुअल एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये सिंपली जे ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जे ओमेगा स्क्वेयर मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर के बराबर होता है, तो एक्स जे ऑफ ओमेगा ये मेरे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी जो एग्जांपल है वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर मैंने डबल डेरिवेटिव पहले लिया y का डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2 dy ओवर डी टी प्लस 3 ऑफ y। अब अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो जो पहला डबल डेरिवेटिव है इट वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई जे ऑफ ओमेगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए, प्लस 2 जे ओमेगा इंटू वाई जे ऑफ ओमेगा। डी वाई ओवर डी टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो जे ओमेगा इंटू वाई ऑफ जे ओमेगा होगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए। और 3y का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए 3 कैपिटल वाई जे ऑफ ओमेगा हो जाएगा। तो सिंपली मैं इधर देख सकता हूं कि जो डेरिवेटिव ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया है, यानी वाई जे ऑफ ओमेगा इंटू जे ऑफ ओमेगा, और जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा जे ओमेगा की भी वही पावर मैं ले रहा हूं। तो अब इस इक्वेशन से इजीली मैं वाई जे ऑफ ओमेगा कॉमन ले सकता हूं। अगर इस इक्वेशन से मैं वाई जे ऑफ ओमेगा कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी और जो कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फंक्शन है वो ये वाली बनेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लूं और उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो मेरे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। और ये काफ़ी सिंपल है। जबकि जैसे मैंने टाइम डोमेन में अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो पहले मैं इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन पहले मैं इसका होमोजीनियस सोल्यूशन लूंगा, फिर उसका मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन लूंगा, फिर इनिशियल कंडीशंस लगाऊंगा, फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दूंगा, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं देख सकता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी सिंपल हो जाती है, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव का ऑपरेशन है वो एक अलजब्रिक ऑपरेशन जो कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यानी जब मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मेरे सिंपल हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फोरियर थ्योरी का। इसी तरह हम एक और ट्रांसफॉर्म देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में, जिसे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और उसका भी ये एडवांटेज होता है कि जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो सिंपल हो जाते हैं।